अगर मैं बात करूं, जैसे अगर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेफ्ट, यानी ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेफ्ट क्या होगा, हैज होगा, हैव होगा, हैड होगा, नन होगा। कितने लोग अगर हैज को राइट करूं तो साथ देने वाले हैं? कितने लोग अगर हैव को राइट करूं तो साथ देने वाले हैं? और कितने लोग हैड को राइट करूं तो साथ देने वाले हैं? अब कहने का मतलब यह है कि बच्चों का कहना है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यहां पर फैमिली देखा तो फैमिली देख के सोचा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज कर दिया, ये हो गया। दूसरे लोगों ने जो सोचा है, पढ़ा है कि ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट होता है इसके पहले वाला, और ऑल का मतलब होता है 100, और 100 का मतलब हो गया एक से ज्यादा, इसलिए हैव राइट कर दिया। अब मुझे बताओ कि हैड को राइट क्यों नहीं किया? मेरा कहना यह है कि अगर हैड अगर है तो क्या हैड नहीं राइट हो सकता है? क्योंकि हैड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अगर इसको राइट करे, मैं कई बार पढ़ाया हूं तो बच्चे बोलते हैं सर हैड क्यों नहीं होगा। आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि हैड क्यों नहीं होगा। अब इस हैड को समझने से पहले हम एक छोटे से एकदम बेसिक से एग्जांपल से मैं गुजरूंगा। अगर मैं लिखूं कि वह खाना खा चुका था, अगर मैं लिखा कि वह खाना खा चुका था, बताओ ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है। सभी लोग साथ हैं मेरे, पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट का रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। सभी लोग का कहना है अपने शब्दों के साथ बने रहना, और शब्दों के साथ बने रहना। आप देखो इसका सेंटेंस में बनाया कि इसका सेंटेंस होगा ही हैड ईटेन फूड, होगा कि नहीं? सभी लोग इसके साथ हैं, सभी लोग का साथ है ना इसमें? गलत है ये। अब यहीं से आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है नीचे, क्योंकि आपने उस तरीके से चीजों को पढ़ा है जैसा आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है। यहां पे क्या है, आपने देखा कि जिस क्रिया के अंत में चुका हो, चुका था, चुकी थे, तो क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट। ऐसा ही पढ़ा है। मुझे एक बात बताओ कि जिस क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, जिस क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, ये सब हिंदी के शब्द है। फॉरेनर्स भी आते हैं भारत में, अंग्रेजी बोलते हैं, तो सबसे पहले चुका था, चुकी थी, रहा था, रही थी सीखते हैं। उनका एक अलग है, यानी सेंस कहता है। ध्यान देना, कभी भी अगर आपके सामने सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिख गया, इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट अपनी आंखों से देख लो, कभी भी ये सिंगल क्लाउज में नहीं आएगा। इसके साथ क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमेशा क्या चाहिए इसको? एक और क्लाउज चाहिए, यानी नियर पास्ट का, सिंपल पास्ट का क्लाउज चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है वह खाना खा चुका था, अब वहां जोड़ दो मेरे आने से पहले। वह वहां जा चुका था मेरे जाने से पहले। बड़ा क्रांतिकारी है जो एक सेंटेंस चलता है कि ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। होता है कि नहीं? यानी पेशेंट मर चुका था, अगर अकेले हो तो हैड प्लस V3 नहीं लगेगा, उसको आगे एक देना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये देना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस पूरा होगा। इसीलिए यहां पे जो आंसर है हैड नहीं होगा। यानी दूसरा क्या है? ऑल का मतलब होता है 100, मोस्ट का मतलब होता है 80, हाफ का मतलब होता है 50, 20 का मतलब होता है सम, और ओनली का मतलब होता है एक। इसलिए ऑल अगर प्लूरल है तो हैज कट जाएगा। यानी कि आप अगर स्टडी करो तो आप ये क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में भी जानो। लड़के क्या होते हैं, जैसे मैं अगर पूछूं कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं कोई सेंटेंस पूछा, अगर मैं कल क्लास ले रहा होता और मैं बोलता कि कोचिंग क्लास या फाउंडेशन बैच कल से स्टार्ट होगा, बताओ कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस है। सभी लोग का कहना है कि फ्यूचर टेंस है। अब मुझे बताओ, ये पूरे डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको। मैं अगर बोलूं कि वर्ब के टाइप कितने होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। यानी V1 V2 V3 V4 V5, इसके अलावा कोई नहीं होता वर्ब। अब मैंने लिखा अगर V1, तो V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, V2 का मतलब होता है पास्ट, V3 का मतलब होता है परफेक्ट, और V4 का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, और V5 का मतलब होता है प्रेजेंट। यही होता है। अब देखा आपने कि प्रेजेंट यहां है, प्रेजेंट यहां, दो जगह प्रेजेंट, कंफ्यूज हो गया कि ये प्रेजेंट कौन सा है, ये प्रेजेंट कौन सा है। ध्यान देना, इस V1 का मतलब होता है प्लूरल, और इस V5 का मतलब होता है सिंगुलर। यानी प्लूरल और सिंगुलर का खेल है। यानी V1 दिखा तो यानी प्रेजेंट का होगा लेकिन प्लूरल का होगा, V5 दिखा प्रेजेंट का होगा लेकिन सिंगुलर का होगा।
अब मुझे बताओ, आपने बोला कि फ्यूचर नाम का टेंस है कि फाउंडेशन बैच कल स्टार्ट होगा, ये फ्यूचर है। बताओ फ्यूचर नाम का कोई वर्ब है? जब फ्यूचर नाम का वर्ब नहीं है तो फ्यूचर नाम का टेंस भी नहीं होगा, क्योंकि टेंस ही वर्ब होता है और वर्ब ही टेंस होता है। अभी दिखाऊंगा कैसे होता है, ध्यान देना। इसके पहले कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जिन्हें वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव कहते हैं। जैसे वर्ब टू बी में होता है इज, एम और आर, ये हो जाता है प्रेजेंट का। वैसे ही यहां आता है वाज और वर, ये हो जाता है क्या? पास्ट का। इसे बोलते हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू हैव में आता है हैज और हैव, ये हो जाता है प्रेजेंट का। ठीक ऐसे ही एक आता है हैड, जिसे बोलते हैं पास्ट का। क्लियर है? ये आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। अब मुझे बताओ और आप ही खुद बताना कि टेंस होता है क्या होता है। मैंने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बताओ इसके बाहर कोई दुनिया है? पूरी के पूरी अंग्रेजी इसी में सम्मिलित होती है, यानी इसके बाहर अगर कोई दुनिया नहीं। बताओ कौन सा टेंस? प्रेजेंट है कि नहीं? प्रेजेंट है ना? अभी नहीं बता सकते, यानी कि अभी डिसाइड नहीं कर सकते ये कौन सा टेंस है। लेकिन मैंने लगाया 1, बताओ कौन सा टेंस? मैंने जोड़ा 5, कौन सा टेंस? प्रेजेंट ही है। ये प्लूरल में आएगा और ये सिंगुलर में आएगा। अब जाके ये टेंस बना, यानी वर्ब को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, वर्ब को मैंने स्टेबल कर दिया, टेंस बना कि नहीं? तो इस बात ये बताओ कि ये चीज प्रूफ ये किया कि नहीं कि टेंस ही वर्ब होता है। और यकीन ना है तो और दिखाता हूं। बताओ कौन सा टेंस? कोई नहीं पता। अब बताओ कि अगर इसी में मैंने V4 लगा दिया, कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि कौन सा टेंस हो गया? कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कहने का मतलब अब जाके ये कॉन्टिन्यूअस बना, यानी कि मैं अगर V4 लगाया तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब ध्यान दो, इसके पहले मैं लगा दिया इज, एम और आर। अब बताओ कौन सा टेंस? यानी कि ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हुआ कि नहीं? अब ठीक वैसे ही मैं इस इज, एम, आर को काट दिया, इसकी जगह लगा दिया वॉज और वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ कि नहीं? समझ रहे हो? इसका मतलब कि अगर वर्ब को चेंज कर रहा हूं, टेंस बदल रहा है कि नहीं? तो जब फ्यूचर नाम का वर्ब नहीं होता तो फ्यूचर नाम का टेंस होगा। इसी सेंस को डेवलप करना है, यानी उस सेंस को समझना है कि कैसे मैं करूं कि मुझे सेंस समझ में आ जाए कौन कौन सा टेंस है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल है, जितने जितने सारे रूल है सब इसमें सम्मिलित हो जाए। बताओ कौन सा टेंस? कोई नहीं पता। अब बताओ कौन सा टेंस? यानी इसे बोलेंगे परफेक्ट। ये क्या है? परफेक्ट। यानी V3 का मतलब हो गया परफेक्ट, और परफेक्ट से पहले अगर हैज या हैव लगा दिया। अब बताओ कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हुआ कि नहीं? अब इस हैज और हैव को मिटा के इसकी जगह पर हैड लगा दूं, अब क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। आप सभी के सभी बचपन में कितना मार खाए हो इस चीज के लिए कि बताओ कौन सा टेंस? खाए हो कि नहीं? बचपन में सभी पीटे जाते हैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर याद करने के लिए। रटने, इसको याद करना है, इसके साथ खेलना है, खेलना सिखाना है आपको। ठीक है, ऐसे ही सारे शब्द बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जितना मैं यूज करूंगा वो सभी के सभी होंगे क्या आपके? या तो पास्ट होगा, या फिर पास्ट प्रेजेंट होगा, परफेक्ट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होता है। तो फ्यूचर नाम का जब वर्ब नहीं तो फ्यूचर नाम का टेंस नहीं, तो फिर बनाएंगे किसमें? तो बनाते हैं हम उसे प्रेजेंट में, वो सारे एक्शन जो फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब क्या है कि मैं अगर बोलूं कि शहद मीठा होता है, बताओ फिक्स है कि नहीं? फिक्स है। यानी कि शहद मीठा होता है। अगर कोई बोले नॉट फिक्स है, चिखा दो उसे, लो खा के देख लो, टेस्ट कर लो। बोले मिर्च तीखा होता है, कोई अगर बोले, मैं आपसे बोलूं कि मिर्च तीखा होता है, कोई आ गया कि नहीं सर नहीं होता है, मैं नहीं मान रहा हूं, मंगा के मिर्च खिला दूंगा, मान जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये फिक्स एक्शन है। सेम वैसे ही सूर्य इस दिशा से निकलता है, सूर्य पूरब दिशा से निकलता है। बताओ फिक्स है कि नॉट फिक्स है? फिक्स है, क्योंकि सूर्य पूरब दिशा से नहीं निकलता है। सूर्य जिस दिशा में निकल जाए उसे पूरब कहते हैं, यानी पूरब उसके लिए फिक्स है। यानी वो हर एक्शन जो फिक्स होता है उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। क्लियर है? यानी इस तरीके से हमें सेंस निकालना है, और इस सेंस को निकालने के लिए जितने भी हमारे इससे पहले जिन्होंने पढ़ा है वो इससे दूर रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब शुरुआत हो गई है फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन में एक से लेके सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? अब ध्यान दो, कुछ लोगों के मन में होगा कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। सबसे जरूरी बात, मुझे एक बात बताओ कि एसएससी की तैयारी करने वाले कितने हैं इसमें? ऑलमोस्ट सभी।
बैंक वाले कितने हैं? बैंक वाले एक आध दुकान है। बाकी लोग किसकी तैयारी करते हो? किस चीज की? सब कुछ की। कितने कितने लोग अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं? क्या बात है। अगर आज से आपने ये समझ लिया कि मुझे सीखना है तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। अब देखो कि सबसे पहले हमें समझना है कि अंग्रेजी का निर्माण होता कैसे है, अंग्रेजी पूरा का पूरा बनता कैसे है। बेसिकली अगर मैं बात करूं इंग्लिश के, तो इंग्लिश के अंदर दो पार्ट होते हैं। यानी इंग्लिश के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं वोकैब, यानी एक पार्ट को कहा जाता है वोकैब, और दूसरे पार्ट को कहा जाता है ग्रामर। यानी एक पार्ट को वोकैब कह दिए, दूसरे पार्ट को ग्रामर कह दिए। अब वोकैब के अंदर बहुत सारी चीजें, कुछ लड़के बोलते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं बोलने आता है। अरे इंग्लिश कहां बोलने आएगा जब तक आपको इंग्लिश विल ओनली बी इंप्रूव व्हेन यू हैड गुड कमांड प्राइमरली विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज मींस ग्रामर। यानी आप अगर ग्रामर के साथ कंट्रोल कर लिए, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। आफ्टर दैट यू हैव अ लॉट इंफॉर्मेशन अबाउट वोकैब। वोकैब का इंफॉर्मेशन है, ग्रामर के साथ बिठा के बोलना शुरू कर दो, कौन रोकेगा। यानी वोकैब भी सीखना जरूरी है और ग्रामर भी सीखना जरूरी है। अगर वोकैब है तो वोकैब के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आएगा, सिनोनिम्स का ही उल्टा होता है एंटोनिम्स, यानी ये सब पूछे जाएंगे। दूसरा होता है आपका OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तीसरा होता है ईडियम्स, ईडियम्स होता है। उसके बाद होता है फ्रेजल वर्ब, यही होता है इसके साथ। अब दूसरा क्या है, ग्रामर के अंदर अब सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये कह के निकाल लेते हैं कि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम से रेलिवेंट नहीं है, नहीं पढ़ाना है। लेकिन अब इसके अंदर सब कुछ पढ़ाना है, चाहे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। क्या? फ्रेज। फ्रेज किस में आता है? फ्रेज फिलर्स में पूछ देगा, वोकैबुलरी में पूछ देगा, बहुत जगह पूछता है। फ्रेज जैसे देखो, फ्रेजल वर्ब है ना, फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि किसी चीज को फिक्स कर देना। जैसे जो शब्द का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रेज का मीनिंग चेंज नहीं होगा। फिलर से पूछेगा और साथ साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब ध्यान दो, ग्रामर के अंदर आपका बच गया जैसे नाउन हो गया, उसके बाद हो गया प्रोनाउन। ये सब कुछ आपका होता है, यानी सब कुछ याद होगा, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यानी ये सब कुछ पता है। सबसे बड़ी बात क्या होगी इस बैच की, कि हम हर चैप्टर से, यानी चाहे वो ये हो नॉन ग्रामेटिकल पार्ट्स हो, वो कैब का पार्ट हो और ग्रामर का पार्ट हो, हम सब कुछ से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यानी प्रैक्टिस 500 क्वेश्चन की हमें हमेशा करनी है। इतना हथियार दे दूंगा कि सामने कोई भी सेना क्यों ना हो, यानी कितनी भी बड़ी सेना हो, उसको निस्ते नाबूद कर दोगे। यानी 500 क्वेश्चन आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप क्वेश्चन को देखो सेकंड्स में उड़ा दोगे, सेकंड्स में आप उसका आंसर दोगे। अब जैसे देखो कि इसको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं वोकैबुलरी से। वोकैब क्या होता है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ध्यान से देखो, एसएससी यानी कि सीजीएल का है, ग्रेजुएट लेवल का मतलब होता है सीजीएल। अब सीजीएल टीयर 1 2012 में क्वेश्चन पूछा महमूद से कि महमूद का मतलब क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा हाइपरबोल से। अब देखो सब कुछ एग्जाम के क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। फिर पूछा हॉस्टाइल से कि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है। तीसरा पूछा मेटिकुलस से, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है। फिर पूछा डायलेट से। देखो सभी एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली सेट कर दिया हो, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन है। डायलेट से पूछा, फिर किससे पूछा, एवराइज से। फिर पूछा किससे, पेंसिव से, कि पेंसिव का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट है आपका ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है क्वेश्चन पूछा। सुपरफिशियल पूछा, उसके बाद क्या पूछा, स्टबबर्न, यानी स्टबबर्न का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था डायरेक्ट। यकीन मानो कि आज से पहले आप सिनोनिम्स याद करते होगे, मुझे ईमानदारी से बताना कभी याद हुआ है? आज पढ़ो तो कल भूल जाते हैं, और कल पढ़ो तो आज का भूल जाते हैं, होता है कि नहीं? मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि सिनोनिम्स किसी से याद ही नहीं होता है। आप पढ़ोगे आज, कल निकल जाता है दिमाग से। अब देखो याद कैसे करना है, तो इसको कहते हैं नेमोनिक्स मेथड। जैसे महमूद का मतलब होता है विशाल, यानी कि जो चीज बहुत ही बड़ा हो, विशाल हो, ह्यूज हो, उसे कहते हैं महमूद। अब महमूद जो बेसिकली शब्द बना है, वो बना है एक हाथी से। हाथी की एक प्रजाति होती है जिसे महमूद कहते हैं, यानी विशाल हाथी की प्रजाति होती है। आप इसको याद करो, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1001 में पहला आक्रमण, यानी उसने अनगिनत बार आक्रमण किए, और उस आक्रमण में उसके पास जितनी भी सेनाएं थी वो बहुत विशाल थी।
यानी बहुत ही बड़ी थी, विशाल थी। तो महमूद से याद आएगा महमूद। महमूद गजनवी की सेना में बहुत ही विशाल विशाल का क्या सेना थी, उसमें बहुत ज्यादा हाथी थे, उसमें बहुत विशाल ही घोड़े थे। नेक्स्ट है आपका हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, यानी अनफ्रेंडली, किसी के साथ दुश्मनी हो गई उससे हॉस्टाइल कहते हैं। तो हॉस्टाइल को याद करो हॉस्टल से। अब हॉस्टल वालों की आपस में दोस्ती रहती है, ए ब्लॉक वाला मारेगा बी को, बी मारेगा ए को, हमेशा होता है। यानी हॉस्टाइल हॉस्टल, हॉस्टल में रहने वालों की हमेशा क्या होती है, दुश्मनी होती है, आपस में क्या होती है, अनफ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो गया, दुश्मनी। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, यानी किसी चीज को ओवर टॉक करना, टॉक करने को क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। यानी हाइपरबोल, दो दोस्त मिल गए, अब किसी को देखा और क्या बोला, हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा के बोल। अब वो लगा बोलने कि मेरे चाचा विधायक है, मेरे फूफा सांसद हैं, यानी क्या कर रहा है, हाइपर बोल रहा है। बढ़ा चढ़ा के बोलने को क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क या सावधान, यानी जो सतर्क हो, सावधान हो, केयरफुल हो, उसे मेटिकुलस कहते हैं। मेटिकुलस को याद करो, मिट्टी का कलश। मेटिकुलस, मिट्टी का कलश, यानी मिट्टी का कलश जब भी लेके आते हैं क्या होना पड़ता है, सतर्क होना पड़ता है, सावधान होना पड़ता है, उसे मेटिकुलस कहते हैं। नेक्स्ट है डाइलेट। डाइलेट का मतलब होता है फैल जाना, यानी किसी चीज का एक्सपेंड हो जाना, फैल जाने को क्या बोलते हैं, डाइलेट। तो डाई, जो हेयर डाई होता है, बालों में लगाने वाली डाई, उसको ज्यादा लेट तक लगा के रखोगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब डायलेट एग्जाम में दिखेगा तो सीधा सा क्या आएगा, फैल जाना, किसी चीज का एक्सपेंड हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवराइज। अवराइज का मतलब होता है लालच, यानी ग्रीड, रेवेनस, उसे बोलते हैं लालच। अवराइज को याद करो, अब के वारिस, यानी अब के वारिस कैसे हो रहे हैं, लालची प्रवृत्ति के हो रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, कुछ खा रहा है, बोलोगे थोड़ा देना मुझे, बोलेगा मैं नहीं दूंगा, यानी कहने का मतलब क्या है, अब के वारिस कैसे हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न हो जाना, यानी किसी चीज के बारे में कॉन्टेम्पलेट करना, सोचना, पॉन्डर करना, म्यूज करना, ब्रूड करना, उसे कहते हैं पेंसिव। अब जैसे मैं बोलूं कि शिव जी के एक स्केच बनाओ, आप पेन लेके और शिव की स्केच बनाने लगे तो क्या हो जाओगे, विचार मग्न हो जाओगे, यानी उनके थॉट में क्या हो जाओगे, डूब जाओगे, उसे कहते हैं पेंसिव होना, विचार मग्न होना। नेक्स्ट है आपका लूसिडिटी। लूसिडिटी का मतलब होता है स्पष्टता, यानी किसी चीज को क्लियर बात करने को लूसिडिटी कहते हैं। लूसिड बिहेवियर है आपका, यानी क्लियर बात करता है, उसे कहते हैं लूसिडिटी। लूसिडिटी को याद करो लूसी दीदी से, कि लूसी दीदी कैसी बातें करती हैं, स्पष्ट बातें करती हैं, उनके अंदर क्या है, स्पष्टता है। अब किसी को जोड़ लो लूसी दीदी से तो लूसिडिटी दिखेगा, दिमाग में आएगा लूसी दीदी, तो लूसिडिटी का मतलब क्या हो गया, स्पष्टता। नेक्स्ट है आपका बेस्टॉड। बेस्टवेड का मतलब होता है, बेस्टॉड का मतलब होता है धन अर्पण करना, यानी किसी चीज को अर्पण करने को क्या बोलते हैं, जैसे कोई लोग पैसा दे देते हैं, धन दे देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इस्लाम के बारे में पढ़ा होगा कि इस्लाम के अंदर कुछ पिलर्स बनाए गए हैं, यानी कि देयर आर 5 पिलर्स टू बिलीव इन इस्लाम, पढ़ा है आपने। यानी पहला पिलर कहता है बिलीव इन कलमा, यानी कलमा पर एतबार का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, हजरत मोहम्मद साहब इनके आखिरी रसूल है। ऐसे कुछ पवित्र शब्द बनाए गए। दूसरा शब्द कहता है कि एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। तीसरा पिलर कहता है कि एक जो सच्चा मुसलमान होगा रमजान के महीने में रोजा रखेगा। चौथा पिलर कहता है कि एक सच्चा मुसलमान अपनी सारी कमाई का 1/40 हिस्सा, कितना हो गया, 2.5% दान करेगा, जिसे कहा गया है जकात। तो जकात को ही कहते हैं बेस्टॉड। इसके बाद 5वां पिलर कहता है कि जकात करने के बाद अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होकर हज की यात्रा करेगा, इसे ही कहते हैं बेस्टॉड। बेस्टॉड का मतलब होता है धन को अर्पण करना, किसी को देना। अब याद करो, बेस्ट लगा है, इधर वेड लगा है, यानी सबसे बेस्ट दिन क्या होता है, बेस्ट वेड, यानी वेडनेसडे का सबसे बेस्ट होता है क्या करने के लिए, धन अर्पण करने के लिए। अब देखो, अब आपको जितना भी शब्द कराया, इसके बाद है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न का मतलब होता है ढीठ, यानी जिद्दी है, ढीठ है, उसे स्टबर्न कहते हैं। अब स्टबर्न को याद करो, डिस्टर्बन, यानी जब से ये बॉर्न हुआ है तब से सभी को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि क्या है, ये जिद्दी है, ढीठ है। अब ये जो तरीका है, इस तरीके से सारे वर्ड अगर याद हो गए हो तो आप खुद ही आंसर दे दोगे। बताओ महमूद का मतलब क्या होगा, विशाल। नेक्स्ट है हॉस्टाइल, आपस में हॉस्टल वालों की क्या रहती है, दुश्मनी रहती है। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर कहना। मेटिकुलस, सावधान सतर्क। डाइलेट, फैल जाना। एवराइज, लालची। पेंसिव, विचार मग्न हो जाना। ल्यूसिडिटी, स्पष्टता, क्लियर। बेस्टर्ड,
धन को अर्पण करना। स्टबर्न, जिद्दी हो गया, ढीठ हो गया। अब ये जो तरीका है, इस तरीके से आपको हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो जल्दी ये आपको हजम नहीं हो रहा होगा। धीरे धीरे जब ऐसी आदत बन जाएगी आपको कि आप खुद लिंक करना सीख जाओगे, क्योंकि रीजन क्या है कि सिनोनिम्स हमसे याद ही नहीं होता है। और एग्जाम का आप डेटा निकाल के देख लो, रिसर्च करो थोड़ा सा। धीरे धीरे क्या कर रहा है कि यहां पर जैसे इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी वोकैब के सेक्शन को बढ़ा रहा है और ग्रामर के सेक्शन को गिरा रहा है। यानी दो चीज पे ज्यादा फोकस करता जा रहा है। एक है ग्रामर यानी कि नॉन ग्रामर, जैसे पीक्यूआरएस, कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे पार्ट को पूछ रहा है, और दूसरे साइड से वोकैब को बढ़ा रहा है। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है जो समझ में ही नहीं आ रहा है। हो रहा है कि नहीं? आप रिसर्च करो, देखो। यानी कहने का मतलब ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी लोग एक ही तरीका निकाले हैं, एग्जाम से पहले पीडीएफ करते हैं, ये पीडीएफ दो, वो पीडीएफ दो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे तरीका है। यानी मेरा सीधा सा कहना है, ध्यान रखना एक चीज, कि आप वो चीज कर रहे हो जो सभी करते हैं तो आप वहां जाओगे जहां सभी जाते हैं। आप वो चीज कर रहे हो जो कोई नहीं करता तो आप वहां जाओगे जहां कोई नहीं जाता। इस चीज को हमेशा याद रखना। कहने का मतलब है कि ये जो तरीका है कोई नहीं कर रहा है, अब नहीं कर रहे इसीलिए पिछड़ रहे हैं। दिखाता हूं इसका जलवा, देखते जाओ। क्वेश्चन पूछा है महमूद से। अब बताओ, महमूद का मतलब नहीं पता है? महमूद का मतलब याद रहेगा हमेशा। यानी महमूद का मतलब हो गया बड़ा, बहुत ज्यादा विशाल, तुरंत आंसर कर देंगे, सेकंड्स लगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाइपरबोल, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी चीज को क्या कर देना, बढ़ा चढ़ा कह देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हॉस्टाइल, याद नहीं आएगा? यानी आपस में हॉस्टल वालों क्या रहती है? दुश्मनी रहती है। तो सीधा सा आंसर कर दोगे। किसका आंसर? इसका आंसर आपको करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आप जो भी आंसर हाथ रखोगे वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट कहता है मेटिकुलस, मिट्टी का कलश कैसा होता है? यानी मिट्टी का कलश जब भी लेके आते हैं सावधानी बरतनी पड़ती है, केयरफुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डाइलेट, फैल जाना, डाइलेट तक लगाओगे और ऐसे वैसे नहीं है, देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ऑफिसर लेवल के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका अवराइज, लालची, यानी अब के वारिस कैसे हो रहे हैं? लालची हो रहे हैं, ग्रीड आंसर कर दोगे। नेक्स्ट है आपका पेंसिव, विचार मग्न हो जाना, कॉन्टेम्पलेट हो जाएगा। नेक्स्ट था आपका ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी, यानी सीधी सीधी बात करना। नेक्स्ट है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है कि छिछला, यानी सैलो। नेक्स्ट है स्टबर्न, यानी जिद्दी है, यानी कैसा है वो? बहुत ही ढीठ है, अक्खड़ है, ढीठ है, उसे क्या कहते हैं? स्टबर्न कहते हैं। बताओ ये सारे सब समझ में नहीं आए? समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से। अब जैसे मान के चलो कि आपका जो तरीका है पढ़ने का, अगर वो उस तरीके से आप पढ़ रहे हो और कल ही एग्जाम करा दे, आपने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ा है और कल ही अगर एग्जाम करा दे, तो आपका क्या तरीका होगा एग्जाम में अप्रोच करने का? किस तरीके से आप चीजों को सीखोगे कि आप आए मेरे पास, बोले कि सर एक दिन का टाइम बचा है, मुझे सिखा दीजिए कि जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए वो मैं अटेम्प्ट कर लूं। कहने का मतलब यह है कि आप पहले बेसिक आप जानना चाहिए। अगर मैं बोल लूं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बताओ इसके बाहर कोई दुनिया है? कोई दुनिया नहीं है इसके बाहर। लास्ट तक बताऊंगा कि इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है, हर चीज प्रूफ करूंगा। अब एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि इस बैच को एकदम बेसिक से शुरू किया जाए? ऑलमोस्ट सभी लोग। चलो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, और इससे बेसिक अगर हो जाए तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देना। बताओ इससे बेसिक होगा? इससे बेसिक तो कोई है ही नहीं। यानी ABCD से बेसिक कुछ नहीं होता है। इसे अंग्रेजी की दुनिया में कहते हैं लेटर। यानी इसको क्या कह दिए? लेटर कह दिए। लेकिन इसके साथ मैं कुछ शब्द जोड़ दूं, अगर ऐसा कर दिया तो इसे कहते हैं वर्ड। ये क्या है? ये वर्ड है। अब इस वर्ड में कुछ ऐसा मैं जोड़ दूं जो दो को जो मतलब किसी ना किसी वर्ब के साथ जोड़ दो, क्लाउज बन जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं लगा दिया एप्पल इज गुड, मैं कर दिया बॉय इज गुड, कैट इज गुड, मैं कर दिया डॉग इज गुड, मैं कर दिया एग इज गुड। ऐसा करने से बताओ सेंटेंस बना कि नहीं? यानी सेंटेंस बना कि नहीं? ये सभी के सभी सेंटेंस बन गए। अब आ जाओ फाइनली सेंटेंस पे आता हूं। सेंटेंस होता क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और इसी को तो सेंटेंस कहते हैं। यानी अगर ये तीनों सीख गए, आप इंग्लिश सीख गए।
यकीन मानना, इन्हीं सारी तीनों चीजों की वजह से आपको इंग्लिश आता है, आप लिखते हो, बोलते हो, पढ़ते हो, सब कुछ करते हो इसी की मदद से। अब एक एक चीज को दिखाता हूं। मुझे अगर पढ़ना है, सेंटेंस बनाना सीखना है, तो सबसे पहले क्या आऊंगा? सब्जेक्ट के पास आऊंगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, मैं अगर सवाल पूछूं कि बताओ लेटर क्यों पढ़ते हो? वर्ड बनाने के लिए। वर्ड क्यों सीखते हो? सेंटेंस बनाने के लिए। यानी फाइनली आपको सेंटेंस सीखना है, और सेंटेंस से ही आपका जितना भी पैराग्राफ लिखो, इंग्लिश बोलो, लिखो, पढ़ो, समझो, सब कुछ तो इसी से होना है। कहने का मतलब यही पूरा का पूरा इंग्लिश है। तो सब्जेक्ट से अगर शुरुआत करूं मैं, तो मुझे बताओ कि दुनिया के सारी चीजें सब्जेक्ट है कि नहीं? यानी कि दुनिया की सारी चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर दुनिया की सारी चीजें सब्जेक्ट होंगी तो उनका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे मैं बोलूं कि बताओ ये पेन सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं, तो बताओ इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा। और अगर सब्जेक्ट है और अगर उसका कोई नाम है तो इसे ही कहते हैं नाउन। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट है और उसका नाम होगा, उसे नाउन कहेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर दुनिया के सारी चीज सब्जेक्ट है तो क्या जरूरी है कि सबका नाम ही होगा? कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिनका नाम नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा ही, मैंने लिखा दिस, बताओ नाम है किसी का? मैं अगर बोलूं कि बाहर कोई बुलाया तो ही बुला रहा है, जाओ देखो तुमसे सी मिलने आई है, होगा ऐसा? यानी कोई नाम हुआ? नाम नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? अननोन हो गया। और इसी अननोन को अंग्रेजी की दुनिया में कहते हैं प्रोनाउन। क्लियर है? यानी यही चीज होगा प्रोनाउन। ठीक वैसे ही किसी का एक्शन भी सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे उसका जो चलने का तरीका है बड़ा गंदा है, यानी चलने का तरीका, यानी उसके एक्शन को बना दिया, तो इसी एक्शन को भी क्या कहते हैं? इसी एक्शन को कहते हैं वर्ब। लेकिन ये वर्ब लिमिट होता है जिसे कहते हैं जीरंड, और एक को कहते हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स कह देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने जैसे आंसर दिया कि लेटर सीखते हैं वर्ड बनाने के लिए, वर्ड सीखते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, तो अब मैं अगर पूछूं कि बताओ नाउन क्यों सीखते हो, प्रोनाउन क्यों सीखते हो, जीरंड क्यों सीखते हो, और इन्फिनिटिव्स? अब देखो एक एक चीज को प्रूफ कर देता हूं। जैसे मैंने लिखा नेम, अब नेम अगर नाउन है तो बताओ राम एक नाम है कि नहीं? अगर नाम है तो मैंने लिख दिया राम इज गुड। दूसरा मैंने किया कि प्रोनाउन है, मैंने लिख दिया ही इज गुड। अब बताओ कि यहां जीरंड है और यहां इन्फिनिटिव्स है। जीरंड मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो क्लास कहां चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जीरंड का मतलब होता है कि किसी भी V1 में आप ING लगा दो, क्या बन जाएगा? जीरंड बन जाएगा। और यह कहता है कि 2 + V1 कर दो, इन्फिनिटिव्स बन जाएगा। अब देखो एक एक चीज को प्रूफ कर रहा हूं। अगर मैंने लिखा राम इज गुड, मुझे बताओ किसमें राम क्या है? नाउन है। बताओ सब्जेक्ट है कि नहीं? कैसे मान लूं? मैं नहीं मान रहा सब्जेक्ट है। कैसे? अगर मान के चलो कोई छोटा बच्चा आपसे पढ़ने आया, आपने लिखा राम इज गुड, समझाने के लिए उसको लिखा राम इज गुड, वो बोले कि ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं नहीं मानू, क्या प्रमाण है? याद रखना कि वर्ब से पहले रहने वाला हर चीज सब्जेक्ट होगा। यानी वर्ब से पहले अगर कुछ भी है वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद अगर जो आए वो ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां सब्जेक्ट से पहले राम है, इसका मतलब राम क्या है? राम क्या है? नाउन है, और नाउन ही क्या बनता है? नाउन ही सब्जेक्ट बन रहा है। बताओ प्रूफ किया कि नहीं? अब मुझे बताओ ही यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। बताओ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? कैसे मान लो कि सब्जेक्ट है? सीधा सा तरीका है, लो देखो वर्ब से पहले लगा है, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब मैं अगर बोल दूं V1 + ING, वॉक एक वर्ब है, वॉक में लगाया ING और उसके बाद बोल दिया वॉकिंग इज गुड। मैंने लिखा टू वॉक इज गुड। अब मुझे बताओ कि वॉकिंग सब्जेक्ट है कि नहीं? कैसे मान लो? वर्ब से पहले आया है। टू वॉक सब्जेक्ट है कि नहीं? यानी वर्ब से पहले आया है तो सब्जेक्ट ही होगा जो वर्ब से पहले आएगा। यहीं से जन्म होता है नाउन का, प्रोनाउन का, और नाउन के अंदर जीरंड का और इन्फिनिटिव्स का। हर एक चीज का प्रमाण दूंगा कि ये आता है तो क्यों आता है, इसके आने का रीजन क्या है। अब देखो कि अगर नाउन से क्वेश्चन बनता है, नाउन से क्वेश्चन बनने का मतलब यह है कि किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछता।
मतलब एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, उसका तरीका क्या होगा, कहां फोकस करेगा और कहां फोकस नहीं करेगा। सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि नाउन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, कुछ ऐसी चीज है जो कभी प्लूरल नहीं होती है। कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि आप यहीं जाना, कहीं अगर कोई फर्नीचर की दुकान हो और फर्नीचर की दुकान पर जाके बोलना कि मुझे फर्नीचर दो। अब बताओ फर्नीचर अगर बोलो फर्नीचर दो, क्या देगा वो? अंदर लेके गया, बोला क्या चाहिए, बोला फर्नीचर चाहिए। आपने बोला फर्नीचर चाहिए, बोले फर्नीचर, फर्नीचर क्या, कौन सा फर्नीचर? आपने सिर्फ एक ही बात बोला फर्नीचर चाहिए। वो परेशान बोलेगा या तो पागल है ये या मुझे पागल करने आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो आपको ये देगा तो आप बोलोगे फर्नीचर है कि चेयर है? ये चेयर है। फिर बोलेगा कि चलो ठीक है लो फर्नीचर देता हूं। उसने बोला ये है फर्नीचर, फर्नीचर है ये, टेबल है ये, यानी कि चेयर है ये, टेबल है, और क्या करे, बोले कि देखो ये है फर्नीचर। बताओ फर्नीचर है, बेड है ये। कहने का मतलब ये है कि फर्नीचर का मतलब कोई एक चीज नहीं होता है। फर्नीचर का मतलब है यहां बेड होगा, चेयर होगा, टेबल होगा, अलमीरा होगा, सोफा होगा, डाइनिंग टेबल होगा, ये सारी की सारी चीजों को हम कहेंगे फर्नीचर। और फर्नीचर एक थॉट होता है और इस थॉट को कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। इसीलिए इसमें जितने भी शब्द आएंगे इनमें कभी एस और ईएस नहीं लगाते हैं, यानी फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। दूसरा मैं बोलूं कि देखो एक बहुत प्यारा सा सीनरी बनाता हूं, जरा बताना, असेसमेंट करना कि सीनरी मेरा कैसा है। बताओ कैसा है सीनरी? बोलो सर ये सीनरी थोड़े ना है, सीनरी है ये तो क्या है, वृक्ष है, अच्छा पेड़ है। कहने का मतलब कि ये सीनरी नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है लो सीनरी बनाता हूं। मैं सीनरी बना दिया, बताओ सीनरी है? नहीं है। अच्छा लो इससे बढ़िया सीनरी बनाता हूं। अब बताओ कि सीनरी है कि नहीं? नहीं है सीनरी। अब देखो एक और, इस बार मत बोलना कि सीनरी नहीं है। यहां से एक झरना निकाल दिया, अब बताओ सीनरी है कि नहीं? सीनरी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि सीनरी जो होता है वो किसी एक चीज को नहीं कहते हैं। सीनरी का मतलब होता है कि यहाँ पेड़ लगा होगा, यहां से पहाड़ होगा, यहां से सूरज निकल रहा होगा, यानी ये सारी चीजें होंगी। यहां से झरना निकल रहा होगा, ये सारी चीजें होंगी। और क्या होगा, यहाँ चिड़िया, ये सारी चीजें होंगी। यहाँ कुछ, कहने का मतलब ये है सीधा सा कि ये जितना भी कुछ है ये सब के सब क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। यानी इसमें से किसी चीज को आप देख नहीं सकते हो और ना देखने वाली चीज को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। इनका कभी प्लूरल नहीं बनेगा, इनके साथ एस और यस नहीं लगेगा। और प्लूरल बनाने के एक तरीके नहीं होते हैं कि उसको जैसे मान के चलो किसी चीज को प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने का क्या तरीका है, या तो एस और यस लगाओ या फिर उसके साथ वर्ब वाला प्लूरल लगा दो, तब जाके बन जाएगा प्लूरल। वो कहने का मतलब है कि ना इसके साथ एस और यस लगेगा और ना इसके साथ वर्ब यानी प्लूरल वाला वर्ब लगेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, अब जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट। बताओ अगर पहले को राइट किया कितने लोग साथ देने वाले हैं? दूसरे को राइट करूं तो, और तीसरे को राइट करूं तो, और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं वो किस में है? कंफ्यूज है? अब ध्यान दो, अब समझो, इस चीज से कंफ्यूजन से निजात दिलाता हूं। ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से समझो। अगर मैंने लिखा यहां पर अ टीम ऑफ, अ टीम ऑफ, अ टीम ऑफ, यानी एक टीम को अगर ये दिखा रहा है, इसका मतलब कि अगर यहां पर मैं टीम बनाऊं, ड्रीम 11 में टीम बनाते हो तो एक प्लेयर को लेते हो या एक से ज्यादा को लेते हो? एक से ज्यादा को, यानी कि प्लेयर आते हैं आपके एक से ज्यादा। और जब एक से ज्यादा कोई भी चीज आ जाती है तो मुझे बताओ कि उसे क्या कहते हैं? जैसे मैंने लिखा यहां 1 तो क्या लिखोगे? बॉय। मैंने लिख दिया यहां पर 2, क्या हो जाएगा? बॉयज। मैंने यहां पर 11 लिख दिया तो क्या हो गया? बॉयज। ठीक वैसे ही मैंने यहां पर 1 लिखा तो क्या आया? प्लेयर। मैंने यहां पर 2 लिखा, क्या आया? यानी कि 1 आया तो प्लेयर, और यहां पर 2 लिखा तो क्या हो गया? प्लेयर्स। और यहां पर अगर 11 लिख दूं तो? अब मुझे एक बात बताओ, इस अ टीम का मतलब क्या है? प्लेयर का टीम कि प्लेयर्स का टीम? और जब अगर प्लेयर्स का टीम है तो प्लेयर कहां से होगा? पहले को उड़ा दिया,
दूसरा क्या कहता है कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, दोनों के दोनों सही लग रहे हैं कि टीम ऑफ प्लेयर्स होगा, यानी इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई आर में और इज में, यानी आर होगा या इज होगा, इसको समझना है। ध्यान से समझो, जितने भी एग्जाम होते हैं, ये बड़ा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, लड़कों को बेवकूफ बनाता है। कैसे? लड़के सोचते हैं कि सर यहां पर प्लेयर्स लगा है तो इसके लिए आर होगा, सोचते हैं बहुत ज्यादा लोग। ध्यान दो, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यहां लिखा अ टीम और अ टीम लिखा और यहां ऑफ दिखा दिया, यहां प्लेयर दिखा दिया। याद रखना ये ऑफ है और ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी प्रेपोजिशन के बाद आया है ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है? अ टीम। यानी कि भले ही टीम क्या है, जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, मैंने लिखा वर्ब, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा, वर्ब जैसा होगा सब्जेक्ट को ऐसा होना पड़ेगा। अब मैं अगर क्या कर दूं कि मैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दूरी बढ़ा दूं, अब मुझे बताओ दूरी बढ़ने से प्यार में कमी आता है क्या? नहीं आता है। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा, इस वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट आएगा। देखो यहां पर दूरी बढ़ी है, अब दूरी बढ़ने से यहां पर क्या होगा? यहां सिंगुलर है तो प्लूरल हो जाएगा, यानी यहां पर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा? इसीलिए सी राइट हुआ और बी रॉन्ग हो गया। इसी बार 2022 का फर्स्ट पेपर हुआ एनडीए का, और एनडीए ने ऐसे 3 क्वेश्चन डाले, यानी इसी को घुमा फिरा के 3 क्वेश्चन डाले। पिछली साल भी, मतलब हर एग्जाम में 2-3 कॉन्सेप्ट डाल दे रहा है, यानी कहने का मतलब वहां रख रहा है और वहां रखने के बाद यहां कर दे रहा है, यानी यहां सब्जेक्ट रख रहा है और यहां वर्ब रख दे रहा है, ऐसा कर रहा है। ये समझ में आया ये? यानी हमेशा इसी चीज को फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगा है क्या? अ फ्लॉक ऑफ शिप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग, अ हर्ड ऑफ डियर्स इज रनिंग। अब मुझे बताओ पहले में कितने लोग हैं? पहले में नहीं है। दूसरे में कितने हैं? तीसरे में कितने हैं? और चौथे में? पांचवे में? कहने का मतलब है कि आप जो समझे, बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि अ फ्लॉक का मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मैं आपको डिटेल से, मैं बोल रहा हूं ना, डिटेल से पढ़ाना है। कलेक्टिव नाउन एक पार्ट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सा कलेक्शन है, यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, यानी किसी चीज का कलेक्शन को क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे अ फ्लॉक ऑफ शिप जो होता है, यानी यहां पर क्या लिखा था? इसके पहले वाला एग्जांपल था टीम ऑफ प्लेयर, यानी अ टीम ऑफ प्लेयर्स का मतलब यह होता है खिलाड़ियों का झुंड, यानी जहां पर खिलाड़ी का झुंड होगा उसे कहेंगे अ टीम। इससे बहुत सारे आपके वर्ड बनते हैं, बंडल ऑफ कार्ड्स बनता है, यानी कि बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एक वर्ड होता है अ बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी कि पापा के परियों के समूह को बेबी कहा जाता है, यानी जितने भी ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। कहने का मतलब ये सिंगुलर को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? लेकिन यहीं अगर प्लूरल कर दूं तो कहने का मतलब है कि जो आपने ये सेंटेंस समझा, यानी अ टीम सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर कर दिया, लेकिन मैं यहां कर दूं 2 टीम्स, तो बताओ वर्ब इज लगेगा? आर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब आ रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगा। समझ पा रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? अ फ्लॉक, यानी अ फ्लॉक क्या है? एक झुंड है, और झुंड किसका है? भेड़ का, यानी शिप का झुंड है, और शिप का झुंड अगर है तो शिप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में एक समान। जैसे मैं अगर लिखूं यहां पर डियर, बताओ कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, ये है कि नहीं सिंगुलर? लगाओ, अगर 10,000 का साथ लगा लोगे, ये सिंगुलर है? नहीं है। कहने का मतलब है कि ना ये सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। अभी इसको बता नहीं सकते कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब बताओ क्या है? अब बताओ क्या है? खेल रहे हो? यानी ऐसे ही करना है। मैं अगर लिख दिया 1, क्या हो गया? मैं अगर यहां 10 कर दिया तो, लेकिन बताओ कि इस पे कोई प्रभाव पड़ा? यानी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रभाव पड़ा दूं तो
गलत हो जाएगा। यानी डियर का डियर्स नहीं होगा, शिप का शिप्स नहीं होगा, स्वाइन का स्वाइन्स नहीं होगा। यानी अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है, उनमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अ फ्लॉक ऑफ शिप्स नहीं होगा, शिप्स नहीं होगा, यहां डियर्स नहीं होगा। अब लगा है अ फ्लॉक सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लग गया, राइट है ये। यहां हर्ड ऑफ डियर, राइट है। समझ पाए? यानी ऐसी चीजें हैं, कोई डाउट है किसी को तुरंत पूछना। हमेशा याद रखना कि अगर ऑफ अपनी आंखों से दिख जाए या कोई प्रेपोजिशन आंखों से दिख जाए, उसके तुरंत आने वाला जो भी अगर नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहचान कराना सबको सिखाऊंगा मैं। अब अगर मैं बोलूं कि अगर किसी नाउन में आप एस लगा दो तो क्या हो जाएगा? नाउन के साथ अगर एस लगाए, बताओ प्लूरल हुआ कि नहीं? जैसे मैं अगर बोला बॉय, बॉय के साथ एस लगाया, क्या हो गया? बॉयज हो गया। अब मैं बोलूं कि अगर किसी नाउन के साथ आप ई एस लगा दो तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैं लिख दिया मैंगो, मैंगो के साथ ई एस जोड़ा, क्या बन गया? मैंगोज। अब सेम चीज ये अपोजिट हो जाता है किसके साथ? अब बताओ ये नाउन है कि नहीं? ये भी नाउन है कि नहीं? लेकिन अगर सेम प्रक्रिया मैं वर्ब के साथ कर दूं तो वर्ब के साथ एस लगा दूं तो याद रखना ये सिंगुलर बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर इट, इट के साथ मैंने एस लगाया, क्या बन गया? इट्स। और इट्स क्या है? सेम ऐसे ही किसी भी वर्ब के साथ अगर ई एस लगा दूं तो ऐसा करना क्या है? सिंगुलर है। जैसे मैंने लिखा गो और गो के साथ ई एस लगा दिया, क्या बन गया? गोज बन गया। अब बताओ ऐसा सिंगुलर है कि नहीं? लेकिन ये तो सिंगल कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी नाउन में एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो प्लूरल बन जाएगा। वर्ब में एस लगाएंगे, सिंगुलर बन जाएगा। अब एक से ज्यादा शब्द आ जाए तो मतलब अगर एक से ज्यादा शब्द कैसे है? मैंने लिखा यहां पर फादर, अब फादर है तो एक शब्द है, अब इनके साथ मैं लगा दूं इन लॉ। अब इस फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर, यानी इन तीनों का मतलब क्या हो गया? ससुर। अब ससुर को ससुरे करना है तो क्या करना पड़ेगा? यानी एक फादर्स करोगे। कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनना, ये इन एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद वाला शब्द मेन शब्द नहीं होता है, इसके पहले वाला मेन शब्द होता है। तो फादर्स इन लॉ कहना पड़ेगा, यानी फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ऐसे शब्द कहने पड़ेंगे। अब आज आप कुछ क्वेश्चन पे देख लेते हैं जितना आपने सीखा। ध्यान देना कि जितने शब्द लिखवाए आपको उसमें से शब्द क्या था? फर्नीचर है तो फर्नीचर्स होगा, सीनरी का सीनरीज होगा, पोइट्री का पोइट्रीज होगा, मशीनरी का मशीनरीज, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, लगेज का लगेजेस नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन पूछा सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस का क्वेश्चन 2016 में, और क्या लिखा है? द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन। अब बताओ इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन होता है? कभी भी अगर इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन अगर देख लो, इसे काट देना। कोई टीचर पढ़ाए, काट देना टीचर को, उसके लिखे कंसेप्ट को काट देना, यानी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लगेज का लगेजेस नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है मदर इन लॉ। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, हल्के में ना लेना, तुरंत आंसर करे जा रहे हो, थोड़ा सोच लो। 2016 में क्वेश्चन पूछा है, मेंस ने पूछा है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? समझ पाए? यानी कि इन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वाला मेन शब्द नहीं होता है, ये होता है मेन शब्द, यानी मदर्स इन लॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द पेंटिंग्स ऑफ, अरे थोड़ा पढ़ लो, देख नहीं रहे हो? 2013 का मेन सा क्वेश्चन है, हल्के में ले रहे हो। यानी लिखा है द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज। बताओ सीनरी का सीनरीज होता है, यानी सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। देखो ई आर वाले शब्द कुछ होते हैं, ई आर वाई वाले, सीनरी, पोइट्री, मशीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में ई आर वाई लगा होता है, ये कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, लिखा है वी शैल गेट ऑल द, अरे सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दम ले लो, समझ पा रहे हो? यानी लिखा है कि इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन
नहीं होता है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसे कॉन्सेप्ट करने के बाद देखो कैसे क्वेश्चन लिख रहा है। अब ध्यान दो, यहां क्वेश्चन क्या है, लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी स्टाफ सिलेक्शन क्या एसएससी का है। और एसएससी 2010 में क्वेश्चन क्या पूछा, अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। मैंने अभी समझाया है, ये ऑफ के बाद आने वाला शूज से कोई मतलब है, यानी ये ऑफ के बाद चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, क्या कोई फर्क पड़ेगा। यानी यहां पर सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है, यहां ऑब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब को किसके हिसाब से चलना है, ये ऑफ रहे चाहे ना रहे, किसके हिसाब से चलना है, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये ऑफ के बाद आया है ऑब्जेक्ट, पहले वाला है सब्जेक्ट। अब बताओ, अब पेयर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, ए दिखा रहा है सिंगुलरिटी को, तो बताओ वर होगा, यानी वर नहीं क्या होगा, वॉज होगा। अब देखो 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा। अब इतना बड़ा, पहले पढ़ तो लेने दो, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा ग्रेड 4 में, ग्रेड 4 2006 में क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा। जो लड़का पढ़ने में बैठेगा ना, उसका उतना टाइम निकल जाएगा जितना में पढ़ेगा ये। लेकिन आप लोग जैसे एग्जाम में गए, देखा फर्नीचर का फर्नीचर, तुरंत गलत काटे और आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कहने का मतलब ये जितना भी तरीका है, ये आपको सब कुछ सीखना है। और सबसे जरूरी बात ध्यान रखना, एक चीज ये होता है कि आप लोग टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो गोल्डन टाइम मिला है, उन सारे टाइम को आप बिल्कुल यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर मैं बात करूं, किसी भी, आपने बोला कि एसएससी की आप तैयारी करते हो, अगर मैं मान लूं एसएससी का सबसे छोटा एग्जाम अगर कोई भी हो, अगर मैं छोटा एग्जाम सीएचएसएल को मान रहा हूं, सीएचएसएल का मतलब है एलडीसी, एलडीसी बोलते हैं लोअर डिवीजन का, यानी लोअर ग्रेड की नौकरी मान रहा हूं। पता है इस बार सीट कितनी थी, सीएचएसएल कितनी सीट थी, 5000 थी, यानी 5000 सीट थी। लड़के कितने थे, लड़के थे 30 लाख, यानी लड़के इतने थे। आप मुझे बताओ सही लिखा है, एक और रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि 30 लाख लड़के हैं और सीट कितनी है, ऐसे नौकरी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर एक सीट चाहिए, मैं आपको टॉपर नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि आप पीछे से लास्ट वाले हो, यानी लास्ट वाले भी अगर हो तो 2,95,000 को रौंद के आगे निकलना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। यानी कि जब तक 2,95,000 को नहीं हराओगे, आखिरी का एक सीट मिलेगा। और 2,95,000 ऐसे नहीं हारते हैं। तो 29 लाख, यानी 29,95,000, 29,95,000, यानी 29,95,000 को हराना पड़ेगा। क्या ऐसे हार जाएंगे? यानी क्या आप सोच रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, तो वो नहीं पढ़ रहे हैं, सभी के सभी पढ़ रहे हैं। तो आप ये सबसे पहले मान लो कि अगर मैं पटना आ गया हूं, मैं अगर यहां पटना आ गया हूं, तो मुझे कुछ तो करके जाना है, यानी कुछ ना कुछ करके जाना। एक लड़के का मैं आपको बताता हूं, हाल फिलहाल की घटना है। अगर एनडीए वाले लड़के होंगे तो मुझे जानते होंगे। एक लड़का था, उसका सिलेक्शन हुआ है एनडीए में, रिटन सिलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट आया था 9 तारीख को। 9 तारीख को रिजल्ट आया, लेकिन वो चाहता था पटना आना। वो चाहता था कि मैं आके यहां बताऊं कि सर मेरा रिजल्ट हो गया है। वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके पास बलिया से और यहां आने का पैसा नहीं था। उसने क्या किया कि उसने, जैसे उत्तर प्रदेश में योजना चलती है राशन मिलने की, वो राशन लिया, 2 बार का राशन लिया, उसको बेच के उसके पास पैसे आए तो यहां पर आया। 2-3 दिन पहले आया था। तो आप सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करो, अपने माँ बाप को धन्यवाद करो कि आप इस लायक हो कि आप पटना में रूम लेके और खान जैसे सेंटर जैसे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो। तो ये मान लो कि मुझे इस बार कैसे भी रिजल्ट लेके जाना है। और आप यकीन करना, कुछ दिन के बाद आप पढ़ो, या फिर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कितने एग्जाम के क्वेश्चन बने हैं। है सीएचएसएल वाले कोई, जरा हाथ उठाना। बना था क्वेश्चन, लड़के 50% पढ़ने गए थे, 50% पढ़ के सीजीएल की धज्जियां उड़ा के आए हैं। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाए, और मैं उस तरीके से बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सब अगर नौकरी लेना चाहते हो, तो आज की दुनिया में नौकरी को स्वर्ग कहा जाता है, कहते हैं ना। तो स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग मिलेगा? अगर मैं बोलूं कि मुझे स्वर्ग दे दो, तो मरना तो पड़ेगा ही। तो मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप सभी तैयार हैं? तो मिले कल नए जोश जुनून के साथ। हाउ इज द जोश? चलिए, थैंक यू वेरी मच।